स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी शॉर्ट में। मैं हूं आपका होस्ट सुखदेव कंबोज और बात कर रहे थे भौतिक विज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में और चैप्टर का नाम है ध्वनि। ध्वनि के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उनका थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। जनरल साइंस का पोर्शन में ये क्वेश्चन इनके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन की, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति किस प्रकार से होती है ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है दोस्तों अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य प्रकार की। दो प्रकार की तरंगें होती हैं। जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंगों को आपको संचरित करने के लिए यानी उनको आगे बढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? माध्यम की ज़रूरत होती है। और माध्यम में गति करने वाली तरंगों को क्या बोलते हैं दोस्तों? यांत्रिक तरंगें बोलते हैं। और यांत्रिक तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है। माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि तरंगों को गति करने के लिए। वो माध्यम क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। और माध्यम में जो तरंगें गति करती हैं उन तरंगों को क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगें कहते हैं। और यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। और ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है, क्योंकि अनुप्रस्थ प्रकार की जो प्रकृति है वो प्रकाश की, जैसे हमने पिछले प्रकाश टॉपिक के अंदर देखा था। तो अनुदैर्घ्य इसका आंसर हो जाएगा। अब अनुदैर्घ्य तरंगें कैसी होती हैं इनका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो तरंगें क्या होती हैं? माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समांतर में चलती हैं। क्योंकि कोई भी माध्यम होगा उसके अंदर ही क्या चलेगी? वेव चलेगी। मान लो कोई ये माध्यम है, इसके अंदर ही क्या चल रही है? ये तरंग चल रही है। तो ये जो कण हैं इनके कणों के जो कंपन हो रहा है इनके समांतर चलती हैं। ठीक है। कणों के कंपन की दिशा के समांतर चलती हैं। तो वैसी कौन सी होती हैं? अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगें होती हैं। और अनुप्रस्थ की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। अनुप्रस्थ क्या करती हैं? इस तरीके से चलती हैं, कणों के लंबवत। जैसे ये माध्यम के कण हैं तो इनके लंबवत चलेंगी कौन सी तरंग? जो आपकी अनुप्रस्थ प्रकार की। लेकिन ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है हमारी अनुदैर्घ्य प्रकार की। तो अनुदैर्घ्य प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा कथन सत्य है ये बात कर लेते हैं। तो सत्य कथन है दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये ध्वनि की चाल होती है हमारे वायु के अंदर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये ध्वनि तरंगों के लिए बात सत्य है। ये बात हो गई। अब बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अवश्रव्य तरंगों को अगर मैं इंग्लिश के अंदर बोलूँ तो बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं इनको, अवश्रव्य तरंगों को। ये हमारे कान नहीं सुन सकते। अवश्रव्य तरंगें का मतलब ये हमारे इस प्रकार की तरंगों को, इस प्रकार की ध्वनि तरंगों को हमारे कान जो हैं आसानी से नहीं सुन पाते। और उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है, क्योंकि हमारे जो मनुष्य के कान हैं वो कौन सी कितनी आवृत्ति की जो ध्वनि है वो सुन सकते हैं? वो 20 से लेकर के 20,000 कंपन प्रति सेकंड की जो आवृत्ति है उसकी ध्वनि को ही हमारे कान सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से क्या होगी? जो कम होगी वो अवश्रव्य तरंगें होंगी, यानी इंफ्रासोनिक वेव्स होंगी। तो उनकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 20 हर्ट्ज से कम होगी। ठीक है। तो ए नंबर आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। प्राश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति। अब प्राश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? प्राश्रव्य तरंगों को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड आपने नाम सुना होगा। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं ये प्राश्रव्य तरंगें। इनकी आवृत्ति इतनी ज़्यादा होती है कि मनुष्य के कान सुन नहीं सकते, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मनुष्य के कान सुनने की आवृत्ति कितनी है? 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड वाली जो है आवृत्ति की ध्वनि ही हम सुन सकते हैं। तो प्राश्रव्य तरंगें यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो उनकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 कंपन जो है इससे भी ज़्यादा होती है। तो वो हम सुन नहीं पाते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो कुछ हालांकि
एनिमल्स हैं वो ज़रूर सुन सकते हैं। आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे, प्राश्रव्य तरंगें यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था, ये आपसे क्वेश्चन है। तो वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने या फैराडे ने। तो ये किया था दोस्तों आपका गाल्टन ने। गाल्टन ने क्या किया था, सीटियाँ बजा करके इस प्रकार से जो है ध्वनि उत्पन्न की थी, प्राश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था सबसे पहले गाल्टन ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? शिकार पर भक्षियों का और बाधाओं को पता करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी आंसर हो जाएगा। अब डी कैसे हो जाएगा? प्रतिध्वनि क्या होता है दोस्तों? प्रतिध्वनि होती है प्रतिध्वनि स्थिति निर्धारण वो करते हैं। अब इको लोकेशन इसको बोलते हैं, इसको बायोसोनार भी बोलते हैं। जो कुछ पक्षी जैसे चमगादड़ है, यहाँ पे चमगादड़ का जिक्र किया गया है। चमगादड़ क्या करता है, एक प्रकार की आवाज़ उत्पन्न करता है, और आवाज़ उत्पन्न जब करता है तो वो सामने कोई पेड़ है या कोई भी चीज़ है तो वहाँ से जाकर के आवाज़ टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है, ध्वनि इको होती है, यानी ध्वनि होती है, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, इको होती है। तो उस इको के माध्यम से ही वो क्या करते हैं, आगे गमन करते हैं, आगे जो है बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपना शिकार करते हैं। तो प्रतिध्वनि का ये कंसेप्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए किस प्रकार की वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है? आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काफ़ी बिकती हैं इस प्रकार की, जो क्या करती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगें जो हैं छोड़ती हैं। कौन सी तरंगें छोड़ती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ती हैं, जिनसे क्या होते हैं, कीड़े वगैरह जो है भाग जाते हैं। आपने टीवी में भी काफ़ी ऐड देखा होगा, जैसे ऑल आउट होता है उसी प्रकार से ये एक तरह की डिवाइस होती है जो क्या करती हैं, ये वेव्स छोड़ती हैं। ठीक है, ये प्लग के अंदर लग जाता है तो उनसे क्या निकलती हैं, अल्ट्रासोनिक जो है वेव्स निकलती हैं। ठीक है, तो ये होगी बात। आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन पे, ध्वनि का तारतव है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे तातव लिखा हुआ है, तो इसको करेंगे आप, पढ़ेंगे तारतव, तारतव, तारतव। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको पिच। अब पिच पर क्या निर्भर करता है, यानी पिच क्या होती है, इसका क्या किस पर निर्भर करती है? तो पिच निर्भर करता है दोस्तों आवृत्ति पे। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति पिच की समानुपाती होती है। आवृत्ति क्या होती है, पिच के समानुपाती होती है तारतव। जितना ज़्यादा आवृत्ति होगी उतना ज़्यादा तारतव होगा। तारतव के बारे में आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अभी आवृत्ति के बारे में थोड़े से बात कर लेते हैं। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है दोस्तों किसी भी माध्यम का कोई भी कंपन करता हुआ कोई कण जो है ना, 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना, माध्यम के जैसे अपना वायुमंडल है, उसके अंदर कण हैं छोटे छोटे इस प्रकार से, तो वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और 1 सेकंड के अंदर जितनी बार कंपन करते हैं, 1 सेकंड के अंदर जितनी बार कंपन करते हैं वो इसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और ध्वनि का तारतव यानी पिच किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। पिच डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके, आवृत्ति के। जैसे जितनी ज़्यादा आवृत्ति बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पिच बढ़ेगी। तो ये बात हो गई। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई किसके द्वारा की जाती है, प्राश्रव्य तरंगों द्वारा की जाती है। तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना है, प्राश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य तरंगे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स इनको बोलते हैं। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10th नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका, उस पर बात करेंगे 20 हर्ट्ज से 20। तो दोस्तों बात कर रहे थे 10वें नंबर क्वेश्चन पे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 20 से लेकर के 20,000 तक की ध्वनि क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। तो ये कौन सी है, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। ऑडिबल होता है सुनने योग्य, तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर पे आते हैं, तरंग का वेग आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है। ये आपका उत्तर रहेगा आपका 1 नंबर, यानी ए आ जाएगा। तरंग का वेग जो होता है, वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो ये इसके अंदर संबंध होता है। आवृत्ति को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से करते हैं, और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है। और तरंग का वेग हो गया v, तो हम लिख सकते हैं v = n × लैम्डा।
ये बात हो गई। इसके साथ हम आवर्ती पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आवर्ती क्या होता है। माध्यम का जो कण है वो कंपन करता हुआ, यानी कण जो है 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उसे आवर्ती कहते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य भी हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंगें जितनी दूरी तय करती हैं, यानी माध्यम का कण जो होता है, मान लो ये माध्यम का कण है और ये पूरा कंपन करना है, ये जब ये पूरा कंपन कर लेता है अप डाउन पूरा, और इतने में तरंग जितनी गति जितनी दूरी तय कर लेती है उसको इसकी वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये बात हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। 12 नंबर पे आते हैं, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई नहीं पड़ता, क्यों सुनाई नहीं पड़ता? क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। किसके कारण? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। तो ये बात हो गई, क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति का मतलब क्या है, वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है और ध्वनि को माध्यम की ज़रूरत होती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। ध्वनि तरंगें हमेशा किसी माध्यम में ही क्या करेंगी, संचरित होंगी, आगे बढ़ेंगी। तो वहाँ पे माध्यम नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो माध्यम नहीं है, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण दूर धरातल पर कोई भी विस्फोट की ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं देती है। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्योंकि चमगादड़ वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो चमगादड़ क्यों उड़ सकती है? तो चमगादड़ का वे अति तीव्र ध्वनि क्या करते हैं, पैदा करते हैं, जो उसको नियंत्रित करते हैं। तीव्र ध्वनि को क्या करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं। ठीक है, फिर बायोसोनार वाला सिस्टम जो हमने पढ़ा था, फिर वो अवरोध से जाकर के किसी से टकराती है तो उसको अपना लक्ष्य पता लग जाता है। तो इस चीज़ से वो क्या करता है, चमगादड़ अपना शिकार करता है और आगे बढ़ता है। 14 नंबर पे आ जाते हैं। वायु में ध्वनि की चाल जो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या रहेगी? तो दाब का जो होता है ध्वनि पर दोस्तों कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहने वाली है, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहने वाली है। तो ये बात हो गई। अब आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पर। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा कहाँ करती है? सबसे तेज मैं आपको बता देता हूँ कि ठोस के अंदर सबसे ज़्यादा क्या करती है, संचरित होती है, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद होती है गैस में। ये इसका ध्वनि का संचरण करने का क्या होता है, अनुक्रम होता है। आपका जो क्रम जो है, ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में, इस तरीके से। तो निम्न द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा कहाँ करती है? तो यहाँ पे वायु है, निर्वात है, जल है। तो स्टील के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करती है, गति करती है। तो सामान्य से 17 गुना ज़्यादा, हवा से 17 गुना ज़्यादा जो है स्टील के अंदर क्या करती है, ये तेज़ यात्रा करती है। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। होता क्या है, जब हवा के अंदर जो विद्युत धारा पहुंचती है, यानी बिजली जब चमकती है तो विद्युत धारा पहुंचती है, तो हवा के कण जो होते हैं ना, वो बहुत तेज़ गति से क्या करते हैं, आपस में, हवा के जो अणु हैं आपस में, बहुत सभी करोड़ों अणु जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं। वो टकराते हैं तो उनसे गर्जना पैदा होती है। अब गर्जना पैदा होती है, उधर से प्रकाश भी, जो बिजली का प्रकाश है वो भी, अब प्रकाश की गति क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसलिए प्रकाश तो हम तक पहले पहुंचता है और ध्वनि जो गर्जना है वो बाद में पहुंचती है। इसलिए हमको पहले बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, उसके बाद में गर्जना की आवाज़ आती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया 17 नंबर क्वेश्चन। वायु में ध्वनि का वेग कितना है? 332 मीटर प्रति सेकंड। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका उत्तर। और ध्वनि का वेग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, किसी माध्यम में ध्वनि प्रति सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसी को ध्वनि का वेग बोलते हैं। प्रति सेकंड, पर सेकंड के में ध्वनि की तरंग क्या करती है, जितनी दूरी तय कर लेती है उसको ध्वनि का वेग बोलते हैं। ठीक है, ठोस में सर्वाधिक होती है, निर्वात में सबसे कम होती है। ठोस में क्या होती है, सर्वाधिक होती है, और निर्वात के अंदर सबसे कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, ध्वनि के वेग पर यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ध्वनि का वेग जो है उस पर किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है बीच के अंदर। तो ध्वनि
के वेग में हम एक आर्द्रता की बात कर लेते हैं। आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। आर्द्रता बढ़ने के साथ क्या होगा, वेग बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं आर्द्रता के समानुपाती होता है ध्वनि का वेग। ठीक है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो ध्वनि का वेग पर दाब का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और डेसिबल के अंदर मापन होता है, इसका आपको पता ही है। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पे। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। सर्वाधिक तीव्र गति से हम क्रम देख चुके हैं इसका। सबसे ज़्यादा क्या चलती हैं, ठोसों के अंदर चलती हैं। तो ठोस के अंदर सबसे ज़्यादा तेज गति से ध्वनि संचारित होती है। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, समान होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये सारे ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो भिन्न भिन्न होता है, ध्वनि का वेग जो है भिन्न भिन्न माध्यमों के अंदर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं जिस क्रम में मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो लोहे में रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोहा। जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे ध्वनि की गति भी बढ़ती है। तो ताप हम कह सकते हैं ध्वनि की गति जो है वो ताप के समानुपाती होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे ध्वनि की गति बढ़ेगी। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहे का जो लोहे में जो ध्वनि की गति होती है 5100 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाएगा, वो मतलब 20 गुना हो जाएगा उसका। ठीक है ना, तो 20वें का आंसर क्या आ जाएगा आपका, लोहा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे माध्यम का ताप बढ़ेगा वैसे वैसे उस माध्यम में ध्वनि तरंग की जो गति है वो भी बढ़ती जाएगी। आगे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो 21वें का आपका आंसर रहेगा सी नंबर। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है। हम पहले देख चुके हैं कि जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। तो आर्द्रता समानुपाती होता है किसके, वेग के, ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है। तो ये सत्य कथन नहीं है। तो 21वें का आंसर आ जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर पे। वायु में ध्वनि का वेग, अब देखो मैंने सारे फैक्टर यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे फटाफट से आंसर देखते हैं इसका। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तापमान के बढ़ने से घटता है, ये गलत है। तापमान के घटने से बढ़ता है, नहीं, तापमान के घटने से घटता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका डी नंबर। मैंने क्या कहा था, टेम्परेचर क्या होता है, वेग के बिल्कुल समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे अगर ताप बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, ताप घटेगा तो वेग भी घटेगा। 23 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। ठीक है, और कारण इसका क्या है, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो ये जो बिजली वाला हमने देखा क्वेश्चन डिस्कस किया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पे इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर क्या है यहाँ पे, जो आपका कारण दे रखा है, रीज़न। ठीक है, आर क्या है, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए हमें भाप पहले दिखाई देती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। तो ये बात हो गई। अब बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे। पराध्वनिक विमान, पराध्वनिक विमान जो हैं उड़ते हैं, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। तो किस प्रकार से उड़ते हैं वो आपको डिस्कस करना है। तो पराध्वनिक विमान, जिसको इंग्लिश के अंदर बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बोलते हैं इसको, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी विशेषता ये होती है कि ये ध्वनि की गति से भी तेज़ गति से उड़ते हैं। तो पराध्वनिक विमान क्या करते हैं, ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से चलते हैं। तो 24 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो कई तो ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो 5 गुना से भी ज़्यादा, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा गति से चलते हैं। तो उनको क्या बोल देते हैं, अपने हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट कह देते हैं। ठीक है, तो इसको सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बोलेंगे पराध्वनिक विमान को, क्योंकि ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं। तो इसका आपको सीधा सीधा याद रखना है, उसको बोलते हैं मैक संख्या। क्या बोलते हैं, मैक संख्या। आगे बात करेंगे। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है।
तो अभी अभी हमने देखा वेग के संबंध में कहाँ किया जाता है, मैक संख्या का उपयोग जो है लड़ाकू विमानों के अंदर किया जाता है, तो वायुयान आ जाएगा आंसर आपका। मैक अंकों का संबंध किससे है, वायुयान से। ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है। आगे बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, मापा जाता है यानी ध्वनि की मापने की इकाई कौन सी है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो डेसिबल में नापते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डीबी इसका शॉर्ट फॉर्म यानी इकाई जैसे लिखते हैं डीबी के अंदर, तो डेसिबल के अंदर नापते हैं। तो 27 नंबर का क्या आ जाएगा आपका, सी आंसर आ जाएगा। 28 नंबर पे बात करते हैं, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता ये आपसे पूछी गई। तो साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल। तो बी नंबर आंसर आ जाएगा। अगर ज़ोर से बात करते हैं तो अपने 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और जेट विमान की अगर मैं बात करूं तो 140 से 150 डेसिबल की जो करते हैं ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साधारण बातचीत की ध्वनि कितनी होती है, 30 से 40 डेसिबल। अगर कह दे कि ज़ोर से बात करते हैं तो उसकी ध्वनि कितनी होती है, किस रेंज के अंदर होती है, तो 50 से 60 होती है। अगर बोल दे कि जेट विमान जो हैं वो कितनी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो 140 से 150 डेसिबल के बीच में उत्पन्न करते हैं। आगे बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन पे। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। ये अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो वह विशेषता जो मादा ध्वनि को नर ध्वनि से अलग करती है। एक्चुअल में होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट है किसका, पिच का। किसका, पिच का। पिच जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, तारतव बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर तो आ जाएगा आपका तारतव। लेकिन इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तारतव क्या होता है, तारतव पिच जिसको हम बोलते हैं, तो ये आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे पिच भी बढ़ेगी। और पिच से बढ़ने से होगा क्या, जैसे जैसे पिच बढ़ेगी यानी तारतव बढ़ेगा तो ध्वनि क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, ध्वनि का मोटा होना या पतला होना ही क्या कहलाता है, तारतव कहलाता है, पिच कहलाता है। ध्वनि की साउंड का पिच जो हम कहते हैं वो ध्वनि का मोटा होना या पतला होना ही तारतव कहलाता है। और तारतव यानी पिच जो होता है समानुपाती होता है आवृत्ति के। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे पिच बढ़ेगी यानी ध्वनि पतली होती जाएगी। और ध्वनि जैसे आवृत्ति कम होती है तो ध्वनि क्या होती है, मोटी होती है। इसी जैसे पुरुष और महिला के अंदर फ़र्क होता है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्वनि का मोटे या पतला होना तारतव पर निर्भर करता है, पिच। ठीक है, तो ये बात हो गई। 31 नंबर क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है, तारतव अधिक होता है। क्या होता है, पिच अधिक होती है। तारतव अधिक होता है मतलब आवृत्ति ज़्यादा होती है। और तारतव ज़्यादा होता है तो क्या होता है, उनकी आवाज़ क्या होगी, ज़्यादा पतली होगी। ठीक है, तो डी नंबर आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पर आ गया आपका, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है। क्योंकि छोटे बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। आवृत्ति कम होती है तो मतलब उसका तारतव यानी पिच जो होती है वो कम होती है। अब पिच कम होती है तो आवाज़ क्या होती है, पतली हो जाती है। आवाज़ क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। तो 32 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा आपका, तारतव वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से बच्चे की आवाज़ का तारतव पुरुष की आवाज़ के तारतव की तुलना में अधिक होता है। तो बी नंबर आंसर आ जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ का क्या होता है, यहाँ पे देखो तारतव नहीं दे रखा लेकिन आवृत्ति दे रखी है। तो स्त्रियों की आवाज़ की क्या होती है, आवृत्ति अधिक होती है। तो आवृत्ति और जो तारतव के अंदर यानी पिच के अंदर, इसीलिए मैंने रिलेशन बताया था क्योंकि आवृत्ति आ जाए या तारतव आ जाए एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आवाज़ क्या तुलना किससे कर दी गई, अब आवृत्ति से कर दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 34 नंबर डिस्कस करते हैं। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है और उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। अब किसके कारण किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों क्या होता है, जब कोई ध्वनि का स्रोत है, अब उसके अंदर सारी कंडीशन समान होती हैं लेकिन फिर भी ध्वनि का भेद आता है, तो वो किसके कारण आता है ये आपको बताना है। तो वो केवल ध्वनि की गुणता के आधार पर आता है। ध्वनि की किसके आधार पर आता है, गुणता के आधार पर। ध्वनि गुणता होता क्या है, ध्वनि गुणता वह लक्षण होता है ध्वनि का जिसके कारण
क्या होती है? समान तीव्रता और समान तारतो। समान तारतो मतलब समान पिच यानी समान आवृत्ति की ध्वनियों के अंदर अंतर प्रतीत होता है। तो ये बात हो गई। अब बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। अब ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं। और अनुदैर्घ्य तरंगों का जो गुण कौन सा नहीं होता? ध्रुवण गुण नहीं होता। कौन सा गुण नहीं होता दोस्तों? ध्रुवण गुण नहीं होता, क्योंकि ध्रुवण गुण जो है वो किससे रिलेटेड है? अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। अनुप्रस्थ प्रकार की जो तरंगें हैं उनका गुण है ध्रुवण। तो ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित क्या नहीं हो सकता? ध्रुवण उत्पादित नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात हो गई। 36 नंबर पे आ जाते हैं। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। जिसके ऊपर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? सुन नहीं सकता। ठीक है, तो हम उसकी रेंज पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 95 डेसिबल ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूज़िक, हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। तो जाहिर सी बात है हवाई जहाज़ की उड़ान भरना से सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। अब बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने पर रेल के लिए यह घटती है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रभाव है? तो ये कौन सा प्रभाव है? डॉपलर प्रभाव है। अब डॉपलर प्रभाव को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन इस पर काफ़ी आते हैं। डॉपलर प्रभाव होता क्या है? जब कोई ध्वनि का स्रोत, यानी ध्वनि का स्रोत हम वो होता है जो ध्वनि क्या करता है? पैदा करता है, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक हो गया श्रोता। श्रोता मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, इनके बीच में क्या होती है? अपेक्षिक गति होती है। या तो ये इधर जाता है, ठीक है, श्रोता ध्वनि के स्रोत के पास आता है या दूर जाता है, तो उससे क्या होता है? अपेक्षिक गति होती है। तो श्रोता और जो स्रोत के बीच में क्या होती है? जब अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई देती है तो वो मूल आवृत्ति जो होती है, मूल आवृत्ति यानी जो ध्वनि के साउंड वेव्स यहाँ से निकल रही हैं, इससे क्या या तो होगी ज़्यादा या हो सकती है कम। ठीक है, तो पास जाएगी तो ज़्यादा प्रतीत होती है और दूर जाएगा तो क्या होगी? कम प्रतीत होगी। तो ये प्रभाव जो होता है डॉपलर प्रभाव होता है। इसीलिए जो रेलगाड़ी थोड़ी दूर है तो हमें थोड़ी कम आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, और जैसे हम उसके पास जाते हैं तो ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। तो ये डॉपलर प्रभाव इसको बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? तो चंद्रमा पर क्या नहीं होता? ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता, क्योंकि ध्वनि को प्रसारित करने के लिए किसकी आवश्यकता है? माध्यम की। माध्यम कोई भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, तीनों के अंदर से कोई भी माध्यम होना चाहिए, लेकिन वायुमंडल वहाँ पे होता ही नहीं है, तो चंद्रमा पर इसीलिए प्रसारित करने का कोई माध्यम नहीं होता। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। 40 नंबर पे आ जाते हैं। डिस्कस करते हैं कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों के अंदर घटित नहीं होती। ठीक है, दोनों के अंदर कौन सी घटित नहीं होती? ध्रुवण घटित नहीं होता। मैं आपको बता चुका हूँ, ध्रुवण घटित नहीं होता। ध्रुवण सिर्फ प्रकाश के अंदर घटित होता है, ध्वनि के अंदर घटित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रकाश की जो तरंगें हैं वो किस प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। अनुप्रस्थ प्रकार का गुण क्या है? ध्रुवण है। जबकि ध्वनि जो होती है, ध्वनि की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगें होती हैं और अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगों के अंदर ध्रुवण नहीं पाया जाता। तो कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों के अंदर घटित नहीं होती? ध्रुवण के अंदर, क्योंकि एक के अंदर घटित होती है और दूसरे के अंदर घटित नहीं होती। आगे बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन पे। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा को सिर्फ एक ही दिशा के अंदर इंगित करता है। आपने देखा होगा जब भी आप चिल्लाते हो तो दोनों हथेलियों को ऐसे मतलब फोकस करके चिल्लाते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा एक ही दिशा के अंदर इंगित होती है ताकि वो ज़्यादा दूरी तक क्या कर सके? जो है गमन कर सके। आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि मैं आपको बता चुका हूँ, इको जो होती है, हमारी आवाज़ जब लौट करके आती है उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है ये आपसे पूछा गया। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? परावर्तन। जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है यानी वो लौट करके वापस आता है, उसी प्रकार ध्वनि का भी सिस्टम होता है, यानी लौट करके वापस आना। इसीलिए को क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं, इसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है, यानी कोई स्रोत से आवाज़ आ रही है और यहाँ पे कोई अवरोध है। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे कोई बड़ा सा पहाड़ है, तो पहाड़ में आप चिल्लाते हो,
हेलो, तो उधर से भी क्या आती है, रिफ्लेक्टिंग साउंड आता है जो हेलो 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 इस प्रकार से, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो आपका स्रोत और परावर्तक तल, ये हो गया परावर्तक तल, ये हो गया आपका स्रोत, ठीक है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछी गई कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। तो ये बात हो गई। अब बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44 नंबर पे डिस्कस करते हैं रडार की कार्यप्रणाली। रडार की कार्यप्रणाली किस पर जो है काम करती है? तो रडार की कार्यप्रणाली किस पर काम करती है, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। रडार होता क्या है, रडार सिस्टम एक होता है जो आपका ज़्यादातर जो एयरपोर्ट वगैरह हैं और या जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट है वहाँ पे लगाया जाता है। रडार सिस्टम क्या करता रहता है, ऐसे रेडियो तरंगों को भेजता रहता है, रेडियो तरंगों पर आधारित होता है ये। तो रेडियो तरंगों को माध्यम के अंदर पूरा फैलाता रहता है और रेडियो तरंगें क्या करती रहती हैं, फैलाती रहती हैं। और जब कोई विमान इसकी रेंज के अंदर आता है या कोई भी अवरोधक आता है तो उससे टकरा करके क्या करती हैं, वापस आती हैं, परावर्तित हो जाती हैं और वो कंप्यूटर पर दर्ज हो जाता है, ठीक है। तो यही रडार सिस्टम होता है। तो ये बात कर ली। अब बात करेंगे आगे 45 नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय का अंतराल कितना होना चाहिए? पहले हमने बात की दूरी की, अब बात करेंगे समय का अंतराल कितना होना चाहिए। समय का अंतराल होना चाहिए दोस्तों जो आपका आ जाएगा 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड जो है इतना समय अंतराल होना चाहिए मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच में। 0.1 सेकेंड आप बोल सकते हो, ठीक है। और न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, 17.2 मीटर एग्जैक्ट होता है। बात करेंगे 46 नंबर पे आ जाते हैं। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें और फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना, यानी आवाज़ इको ना हो। तो इस प्रकार का मटेरियल लगाया जाता है कि आवाज़ गूंजे ना, जिसको गूंजना बोलते हैं, उसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो ध्वनि का अवशोषण हो जाए और प्रतिध्वनि ना हो, तो इसीलिए ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स जो बनाए जाते हैं इस प्रकार के बनाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन में। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? कान पर की सतह पर कितने समय तक रहता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1/10 सेकेंड तक रहता है। ये बात कर ली हमने। अब बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन पे। स्टेथोस्कोप जिससे वो जो हेडफोन अपने डॉक्टर के पास होते हैं इस तरीके से, है ना, जो आपका लगा करके धड़कन देखते हैं, उसी को स्टेथोस्कोप बोलते हैं। और स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है, परावर्तन पर काम करता है। किस पर बात करता है? परावर्तन पर। अब आगे बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन पे। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? सोनार जो टेक्निक है वो 9 संचालनों द्वारा किया जाता है, ठीक है, 9 संचालन द्वारा किया जाता है। आगे बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन पे। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? इससे क्या होगा, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा जो है वो बना रहता है, ठीक है। अनुनाद क्या होता है? जो आपका एक साथ जब माध्यम के कण क्या करने, कंपन करने लग जाते हैं तो वो चीज़ों को क्या कर सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए सबको कदम से कदम ना मिला करके चलने की हिदायत दी जाती है। तो दोस्तों ये थी 50 क्वेश्चन आपके ध्वनि टॉपिक पर। तो अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तभी भी आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर अच्छे लगे हैं क्वेश्चन तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।